नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आपको पता है कि अभी हमारा कौन-सा सीरीज़ चल रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि अभी हमारा कौन-सा सीरीज़ चल रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि अभी हमारा कौन-सा सीरीज़ चल रहा है और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें पहले। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पुराने वीडियो को ज़रूर देख लें जिससे पता चल सके कि ये किस नंबर का वीडियो है और हम क्यों अपलोड कर रहे हैं और हमारा कौन-सा सीरीज़ चल रहा है। अभी हमारा दोस्तों एनएबीएच का सीरीज़ चल रहा है जो 6 नंबर का वीडियो है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको और पोस्ट भी कर देंगे। ये है जो है वो एनएबीएच चैप्टर नंबर 2 को लेकर के है। हाँ, इसमें हम 2 चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और वो 2 चीज़ें क्या हैं, आगे जानेंगे। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, साथ-साथ में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वो तमाम जानकारियाँ जो आपके जीवन काल में एज़ अ हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में आपको काम आती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हम कुछ नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपके साथ में शेयर करते हैं। जैसे कि हमारा अभी माय गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सीरीज़ चलता है कि उसमें जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करके वो भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ एक ही है, शिक्षा कहीं भी, शिक्षा कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस वीडियो में समझ लेते हैं कि हम किन-किन स्टेप में आगे बढ़ने वाले हैं जिससे आपका भी टाइम बर्बाद ना हो और आपको पता चले कि इस वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है। तो पहला ये है कि हम एनएबी चैप्टर नंबर 2 को डिस्क्राइब करेंगे, सीओपी क्या होता है, सीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में बेसिक वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, साथ-साथ में ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीओपी का फुल फॉर्म क्या है और आगे भी हम इस वीडियो में बता देंगे आपको। दूसरा इंटेंट एनएबीए चैप्टर नंबर सीओपी का क्या है? सीओपी चैप्टर को क्यों ऐड किया गया है? इसके पीछे इंटेंट क्या है एनएबीएच का? समरी ऑफ द स्टैंडर्ड के एनएबीए चैप्टर नंबर सीओपी 2 के समरी ऑफ द स्टैंडर्ड कितने होने वाले हैं? तो इन तीनों चीज़ों को हम आज इस वीडियो में एनएबीएच चैप्टर नंबर 2 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 होता क्या है, केयर ऑफ द पेशेंट्स। अगेन ये मेडिकल से रिलेटेड ही चैप्टर है। सीओपी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। हमेशा जब भी आपको पूछा जाएगा कि आप पहला कौन-सा था तो उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। पहला चैप्टर कौन-सा है उसका कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपने हमारे 2 वीडियो देखे तो आप ज़रूर बता देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो पहला जो है वो एएसी है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें जिससे मेरे को आइडिया लग जाए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं या सिर्फ़ स्किप कर के वीडियो को देख रहे हैं, राइट? तो मैं वेट कर रहा हूँ जस्ट आपका पहले एएसी का फुल फॉर्म पोस्ट करें और एएसी हमारा कौन से नंबर का चैप्टर है उसके बारे में भी बताएँ और सीओपी का फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में भी आप हमें जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आपने जो कमेंट किया उसको देख के लग रहा है कि आप हमारे वीडियो को लगातार कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और आपको पता है उन चीज़ों के बारे में। तो ये एक अच्छी साइन है कि हम यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए आए हैं और हमें कुछ सीखने को भी मिल रहा है, राइट? अब एएसजी सेक्टर जो केयर ऑफ पेशेंट सीओपी इसका फुल फॉर्म होता है, इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे इसके इंटेंट क्या है, राइट? एनएबीएच चैप्टर्स नंबर 2 का इंटेंट क्या है? ये चैप्टर क्यों ऐड किया गया है, राइट? ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलते हैं स्क्रीन पे सीधे। दोस्तों हम सीधे आ चुके हैं स्क्रीन पे। अगर आपको दिख रहा होगा तो चैप्टर नंबर 2 केयर ऑफ द पेशेंट सीओपी करके लिखा हुआ है ऑलरेडी। इंटेंट ऑफ द चैप्टर्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या इंटेंट है, ये क्यों ऐड किया गया है। तो अगर आप देखते हैं इसमें आप थोड़ा-सा तो द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड यूनिफॉर्म केयर टू ऑल पेशेंट्स इन वेरियस सेटिंग। चाहे वो कोई सी भी सेटिंग हो लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ट्रीटमेंट देने के लिए। मतलब जो आप केयर दे रहे हो उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी हो, चाहे वो पेशेंट किसी भी सेटिंग में हो। जो हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट वेरियस सेटिंग होती है वो कौन-कौन सी होती हैं आगे देखते हैं। द सेटिंग इंक्लूड जो सेटिंग में इंक्लूड है कौन-कौन सी सेटिंग है, केयर प्रोवाइडेड इन द आउट पेशेंट यूनिट चाहे वो पेशेंट ओपीडी में आ रहा हो, डे केयर फैसिलिटी चाहे वो पेशेंट डे केयर के लिए आ रहा हो, इन पेशेंट चाहे वो पेशेंट उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो।
चाहे वो किसी भी मतलब आप बोल सकते हो किसी भी सेटिंग में हो, चाहे वो ओपीडी का पेशेंट हो, चाहे वो आईपीडी का पेशेंट हो, चाहे वो डे केयर के लिए आ रहा हो, लेकिन जो आप ऑर्गेनाइजेशन में केयर दे रहे हो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। चाहे वो क्रिटिकल यूनिट हो, प्रोसीजर रूम्स और ऑपरेशन थिएटर, व्हेनेवर सिमिलर केयर इज प्रोवाइडेड इन दीज डिफरेंट सेटिंग्स, जब भी वो जिस भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट आए किसी भी सेटिंग में आए, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के अंदर यूनिफॉर्मिटीज होनी चाहिए। पेशेंट आया, उसका एडमिशन रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्टर ने इनिशियल असेसमेंट किया कि नहीं किया, उसके लैब इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी लैब इन्वेस्टिगेशन गई कि नहीं गए, तो टोटली आप देखोगे चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन पेशेंट एक फ्रेम के अंदर केयर प्रोवाइड आपको करना है। सो रिटन गाइडेंस होना चाहिए, अगेन एप्लीकेबल लॉज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉज जो हैं, जो नियम है, कानूनी नियम है, उनको फॉलो करते रहना चाहिए। वो रूल्स एंड रेगुलेशन, अगेन मेडिकल जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन गाइडलाइन के अंतर्गत होना चाहिए। जो केयर ऑफ यूनिफॉर्मिटीज है वो किन दो चीजों को फॉलो करेगी, लॉ, गवर्नमेंट लॉज को और रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट को। तो इन दो चीजों को वो फॉलो करनी चाहिए। जो आप भी केयर की यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करोगे उसमें ये दो चीजों का मेनली ध्यान रखा जाना चाहिए आपका, राइट। केयर ऑफ द पेशेंट्स इन द क्रिटिकल केयर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट, चाहे वो किसी भी चाहे वो पेशेंट क्रिटिकल केयर में हो, चाहे वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हो, लेकिन आपको इन सब चीजों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। Sorry, guide emergency ambulance services, cardiopulmonary resuscitation, use of the blood and blood components, care of the patients in the critical care in high dependency unit, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो पेशेंट, लेकिन आपको आपके ट्रीटमेंट में यूनिफॉर्मिटी रखना है। एक सिस्टमेटिक तरीके से एक एसओपी को फॉलो करते हुए आपको उसको ट्रीटमेंट देना है। रिटन गाइडेंस एप्लीकेबल लॉज regulation also guide the care of the patient who are the at the higher risk of the morbidity, mortality, high risk obstetric patients, pediatric patient undergoing procedural sedations and administration of the anesthesia, patient undergoing surgical procedure and end of the life care, चाहे वो पेशेंट किसी भी प्रोसीजर के लिए जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, चाहे वो पेशेंट हाई रिस्क हो, चाहे उसको हाई मॉर्बिडिटी चांस हो, चाहे मोर्टिलिटी चांस हो, लेकिन वो क्या करेगा, वो रिटन गाइडेंस उसके पास में होना चाहिए कि आपको इन इन चीजों को फॉलो करना है और ये हमारे ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, राइट। पेन मैनेजमेंट उसको है कि नहीं है, न्यूट्रिशनल थेरेपी प्रोवाइड किया कि नहीं किया, रिहेबिलिटेटिव सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है, एड्रेस टू द प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। आप किसी भी चीज को मिस नहीं कर सकते हैं इनमें से, आपको उनको ऑप्शन देना पड़ता है और आपको बताना होता है पेशेंट को कि भाई इसकी ये सिर्फ मेडिसिन और ड्रग डिपेंडेंट थिंग्स नहीं है, किसी भी पेशेंट की रिकवरी चाहिए तो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में आपको सारे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना होता है और हर एक डिपार्टमेंट का रूल्स एंड अपना रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसको उनको फॉलो करवाना होता है आपको। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द केयर, राइट। द मैनेजमेंट शुड हैव रिटन गाइडेंस फॉर द ऑर्गन डोनेशन, अगर कोई पेशेंट ऑर्गन डोनेशन करना चाहता है तो उनके पास में रिटन गाइडलाइन होनी चाहिए। एंड प्रोक्योरमेंट, अगर कोई किसी और चीज को प्रोक्योरमेंट भी करना चाहता है तो उसके लिए भी अगर रिटन गाइडेंस आपके पास में होना चाहिए। ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स एंश्योर दैट इट द हाई राइट स्किल्स मिक्स ऑफ द स्टाफ, अगर कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टाफ है वो उनकी जो स्किल है, मिक्स ऑफ द स्टाफ है, वो स्किल सेट मैच करना चाहिए उस प्रोसीजर से रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम टू एंश्योर सेफ एंड हाई क्वालिटी ऑफ द केयर। अगेन आपको फोकस करना पड़ेगा हाई क्वालिटी ऑफ द केयर पे। द स्टैंडर्ड्स एम टू गाइड एंड एनकरेज पेशेंट सेफ्टी, स्टैंडर्ड क्या करता है, जो सेकंड नंबर का स्टैंडर्ड है हमारा केयर ऑफ द पेशेंट, सीओपी जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या उसका एम ही ये है कि हम उसको पेशेंट की सेफ्टी को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, राइट। एज द ओवरचीइंग प्रिंसिपल ऑफ द प्रोवाइडिंग केयर ऑफ द पेशेंट, और ओवर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं पेशेंट की एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट के साथ में। एनएबीएस चैप्टर नंबर 2 का फुल फॉर्म हमने समझ लिया। एनएबीएस चैप्टर नंबर 2 केयर ऑफ द पेशेंट का हमने इंटेंट समझ लिया कि ये क्यों ऐड किया गया है। अब बारी है
स्टैंडर्ड समरी ऑफ द स्टैंडर्ड नंबर 2, कि मतलब जो टोटल सीओपी में कितने स्टैंडर्ड हैं और उनका किस तरीके से समराइज किया गया है। सो समरी ऑफ द स्टैंडर्ड समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें ओवरऑल कितने स्टैंडर्ड हैं वो भी हम वन बाय वन समझेंगे। सो अगर मैं ओवरऑल स्टैंडर्ड की बात करूं, लगभग लगभग इसमें 20 के समथिंग क्या है स्टैंडर्ड हैं दोस्तों। 20 स्टैंडर्ड हैं। 20 स्टैंडर्ड का हर एक का क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि सीओपी नंबर 1, तो सीओपी 1 नंबर क्या कहता है, क्या बात क्या करता है। The uniform care of the patient is provided in all settings of the organizations, and it guided by the written guidance and the applicable laws and regulations. So इनका चैप्टर नंबर सीओपी 1 का कहना यह है कि जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट लॉज और मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते होना चाहिए, पहला चीज। सीओपी नंबर 2 का गाइडेंस स्टैंडर्ड समरी क्या है। इमरजेंसी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द रिटन गाइडेंस एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। अगेन इनका वही है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है तो आप उसको रिटन गाइडेंस के अकॉर्डिंग केयर देंगे और लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको गाइड करना है कि ये फैसिलिटी हमारे में नहीं है, आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, तो वो भी रिटर्न में आप उनको लिख के देना होगा आपको। COP number 3, ambulance service ensures safe patient transportation with the appropriate care। अगर आपको कोई भी पेशेंट को ट्रांसफर करना है तो और एम्बुलेंस सर्विसेज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की सेफ्टी को एंश्योर करना पड़ेगा कि वो अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो विद ऑल रिसोर्सेज, और जब वो जाए तो आपके एप्रोप्रिएट केयर के साथ में जाए। COP number 4, the organization plan and implemented mechanism for the care of the patient during community emergencies एंड एपिडेमिक एंड अदर डिजास्टर। अगर उस एरिया में या उस कम्युनिटी में या उस सोसाइटी में कोई भी एपिडेमिक आती है तो आपको हमेशा आपके पास में प्लान होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होनी चाहिए कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। कोई मेडिकल डिजास्टर होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो इसके लिए आपके पास में एक अलग से सेपरेट एसओपी होना चाहिए और आपके पास में एक एक्शन प्लान होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। COP number 5, cardiopulmonary resuscitation services are provided uniformly across the organizations। So अगर कोई भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू होता है जहाँ पे आपको नो पल्स, नो ब्रीथ और नो रेस्पॉन्स के साथ में पेशेंट विक्टिम आइडेंटिफाई होता है तो आपको सीपीआर देना होता है उस पेशेंट को। अगर ऐसा है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर पेशेंट आईसीयू में तो हम उसको इतना एपिसोड देंगे, ये वो एक यूनिफॉर्मिटी है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। COP number 6, nursing care is provided to the patient in the organizations is concerned consonance with the clinical protocols। जो नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड आपके साइड से होगी जो कि क्लिनिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करनी चाहिए। सीओपी नंबर 7 क्या कहता है, क्लिनिकल प्रोसीजर आर परफॉर्म सेफली। जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर किए जाएंगे, चाहे वो कैनुलाइजेशन का हो, चाहे वो कोई भी स्क्रीनिंग का हो, चाहे वो मेडिकेशन पार्ट हो, कुछ भी ऐसा कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर होता है तो उसका एक प्रोसीजर परफॉर्म जो होगा वो सेफ्टी के साथ में होगा। ना तो पेशेंट को कोई हार्म होना चाहिए, ना ही जो स्टाफ परफॉर्म कर रहा है उसको कोई हार्म या सेफ्टी इशू होना चाहिए, राइट। सीओपी नंबर 8 का क्या कहना है, ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ द सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सेफली। अगर कोई ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफली तरीके से, अगर वो स्कोप ऑफ द सर्विस का पार्ट है तो वो भी सेफ्टी पूर्वक ही किया जाना चाहिए। आप इस चीज की एनसीओटी लेंगे। नेक्स्ट समझते हैं सीओपी नंबर 9 क्या कहता है हमारा। COP 9 कहता है द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड केयर इन द इंटेंसिव केयर एंड हाईली डिपेंडेंसी यूनिट इन द सिस्टमेटिक मैनर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो आईसीयू केयर और डिपेंडेंसी यूनिट का रन कर रहा है तो वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, राइट। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए, सेफ्टी एंश्योर होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ द केयर एंश्योरिटी होनी चाहिए। COP number 10, the organization provides safe and obstetric care। कोई भी कर सर्विस देना है तो वो सेफ्टी और ऑब्स्ट्रिक केयर के अंतर्गत क्या होगा, टैग होगा, राइट, और उसको वो फॉलो करते रहना चाहिए। COP 11, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेफ पीडियाट्रिक सर्विस। अगर कोई पीडियाट्रिक सर्विस
प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी सेफ्टी के साथ में ही किया जाना चाहिए। A procedural sedation is provided consistently and safely। अगर if any case कोई पेशेंट आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, या कोई पेशेंट का कोई क्रिटिकल सर्जरी हो रहा है, तो जो सेडेशन थेरेपी दिया जाता है वो स्किलफुल पर्सन के थ्रू दिया जाना चाहिए और सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। तो अगेन वो एनेस्थीसिया का पार्ट होता है, तो इसको हम समझते हैं 13 क्लॉथ के अंदर। तो एनेस्थीसिया सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द कंसिस्टेंस एंड सेफ मैनर। जो भी ड्रग्स उनके अंतर्गत आएंगी, जो भी वो प्रोसीजर को असिस्ट करेंगे, वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए। ये नहीं है कि आज दे दिए कल नहीं देंगे, परसों नहीं कोई होगा, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए और सेफ मैनर को फॉलो करना चाहिए। क्लॉथ नंबर 14 क्या कहता है? सर्जिकल सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। कोई भी सर्जिकल सर्विस प्रोवाइड होती है तो वो कंसिस्टेंट होगी और सेफ मैनर में होगी। 15 नंबर, द ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इज कैरीड आउट सेफली। अगर किसी पेशेंट का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो सेफली मैनर में होगा। 16 नंबर, COP नंबर 16, द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज पेशेंट हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ द मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको हाई रिस्क है मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी का, जिस मृत्यु होने के चांस का भी, तो ऐसे केसेस में उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाएगा और पेशेंट को समझ में आना चाहिए कि कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनको इस चीज का जरूरत है और उसको कैसे मैनेज करना है। COP 17, पेन मैनेजमेंट फॉर पेशेंट इज डन इन द कंसिस्टेंसी मैनर। अगर कोई पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है तो पेन मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो कंसिस्टेंसी मैनर में आपके पास में एक फ्रेम होना चाहिए। COP number 80, rehabilitation service are provided to the patient in a safe, collaborative and consistent manner। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको रिहेबिलिटेशन सर्विस का नीड है, तो वो कोलैबोरेटिव दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में भी हो सकता है, बट वो कंसिस्टेंटली मैनर में चलते रहना चाहिए। अगेन क्लॉथ नंबर 19, COP 19 क्या कहता है? न्यूट्रिशनल थेरेपी इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट कंसिस्टेंटली और कोलैबोरेटली। अगर कोई पेशेंट है तो उसकी डाइट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और वो कंसिस्टेंटली और कोलैबोरेटली वे में होना चाहिए। COP 20, एंड ऑफ लाइफ केस इज प्रोवाइडेड इन द कंपेंसिनेट एंड कंसिडरेट मैनर। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो एंड ऑफ लाइफ केस का है, तो कंपेंसिनेट होना चाहिए उन पेशेंट को और कंसीडर मैनर में उनका पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये थे COP स्टैंडर्ड समरी जिसको हमने समझा अभी। और नेक्स्ट, मुझे भरोसा है दोस्तों आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाने की कोशिश किया है और हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ इस वीडियो में समझ में नहीं आई तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो COP के हर एक स्टैंडर्ड को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल की जब मैं बात करता हूँ तो दोस्तों, कंपोनेंट उसके कमिटमेंट क्या है, कोर क्या है, एक्सीलेंसी क्या है, अचीवमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो आपने देखा था 5.2 वाले वीडियो में, AAC 5.2 वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका बटन भी मैं आपको आई लिंक में आपको ऊपर दे दूंगा, वहां से सीधे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म का आइडिया लग जाएगा। और हमारे बेसिक वीडियो भी आप देख सकते हैं पहले जाकर के। अगर आपका ये जर्नी हमारी पसंद आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर आप नॉलेज शेयर करते हैं तो नॉलेज आपको मिलता है। आपके जैसे हजारों लोगों को उस नॉलेज की जरूरत है। हमारा उद्देश्य शिक्षा कहीं भी कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर काम कर रहा है और इसी उद्देश्य के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आप इस उद्देश्य में हमारा साथ देंगे। शिक्षा कहीं भी, शिक्षा कभी भी में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐसी नॉलेज है जो किसी भी हॉस्पिटल में आपको नहीं दिया जाता है और जिसको फॉलो हर एक मेडिकल स्टाफ को करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे स्टाफ एडजस्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, मेंटली प्रेशराइज्ड होते हैं उनको, क्योंकि ये चीज़ उनकी थ्योरी में तो होती नहीं है। जो उन्होंने नर्सिंग किया, जो जिन्होंने मेडिकल में MBBS किया या कोई दूसरे डिपार्टमेंट, उनकी थ्योरी में तो है नहीं। या NABS स्टैंडर्ड हैं जो अलग से हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं जो अलग से हैं, इनको आपको समझना होता है, आपको सिस्टम के, तो वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी सीधे सीधे सैलरी पे इम्पैक्ट करता है। अगर आपको ये जर्नी हमारी पसंद आ रही है और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख लेंगे और नॉलेज ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।